में आता है कि दुनिया सच्ची मोहब्बत करने वालों को सालों तक याद रखती है, मगर आज हम जो आपको प्रेम कहानी बताने जा रही हूँ वो सच्ची तो नहीं थी। फिर भी दुनिया उस प्रेम कहानी को आज तक याद कर रही है, और याद करने की वजह इस प्रेम कहानी का खौफनाक होना था। और ये इतना खौफनाक था कि इस प्रेम कहानी के साथ हंसती खेलती जिंदगियों को एक पल भर में ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी है शबनम और सलीम की। जी हाँ, वही शबनम सलीम जिन्होंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आखिर शबनम और सलीम की पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ये घटना ऐसी थी जिसने चंद दिनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को हिला के रख दिया था। सब कुछ जानते हैं इस कहानी में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के 52 खेती गांव की 14 से 15 अप्रैल 2008 के दरमियान रात चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। मोहल्ले के लोग गहरी नींद में सो रहे थे और इसी सन्नाटे के बीच रात के लगभग 2 बजे कुछ लोगों को एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर लोगों ने समझा कि शायद ये उनका भ्रम होगा, मगर जब लोगों ने गौर किया तो पता चला कि आवाज़ इस गांव के सबसे रईस व्यक्ति शौकत अली के घर से आ रही थी। शौकत अली पेशे से कॉलेज में लेक्चरर थे और गांव में इनकी बहुत इज्जत थी। इनका घर गांव का सबसे बड़ा आलीशान घर था जो पूरे 9 एकड़ में फैला था। जब लोगों ने शौकत अली के घर से आवाज़ को सुना तो लोग उठकर घर की तरफ भागे। पता चला कि शौकत अली की बेटी शबनम अली बेतहाशा चिल्ला रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है, इसलिए मामले को समझने के लिए कुछ लोगों ने घर के अंदर जाने का फैसला किया, और जैसे ही लोग घर के अंदर गए उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शबनम ने घर के अंदर आए लोगों को अपने पिता के कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। जब लोग कमरे में गए तो देखा कि शौकत अली खून से लथपथ अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं, और इसके बाद लोग घर के दूसरे हिस्सों में गए और वहाँ भी यही नज़ारा था। घर में मौजूद एक एक शख्स अपने अपने स्थान पे मरा पड़ा था। उसे रात एक घर में 8 लोग थे, जिसमें से 7 की मौत हो चुकी थी, और मरने वालों में 55 साल के शौकत अली, 50 साल की शबनम की माँ हाशमी, 35 साल के शबनम के बड़े भाई अनीश, शबनम का छोटा भाई राशिद, शबनम की भाभी अंजुम और शबनम की मौसी की बहन राबिया और 10 महीने का भतीजा अर्श। नज़ारा देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हर किसी के जहान में बस एक ही सवाल था कि किसने किया, और इस सवाल का कोई रास्ता नहीं था। तो इस घर में अब बस इकलौती जिंदा बच्ची शबनम थी जो कुछ बता सकती थी, मगर शबनम की हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। शबनम का ये दुख लोगों को तब समझ आ रहा था क्योंकि उसने परिवार के इतने सारे सदस्य को खो दिया था। हर कोई शबनम को सांत्वना देने में लगे थे। लोगों ने जब देखा कि 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है तो आनन फानन में रात के अंधेरे में ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। एक साथ 7 लोगों की मौत को सुनकर पूरे पुलिस में तहलका मच जाता है, और खबर इतनी बड़ी थी कि रातों रात इस घटना के बारे में तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकार को भी जानकारी दी जाती है। खबर मिलते ही सबसे पहले घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस स्टेशन की टीम आती है। मामले को गंभीरता को समझते हुए तुरंत और पुलिस फोर्स की मांग की जाती है। अब हालात ये हो जाते हैं कि सुबह सूरज निकलने से पहले 52 खेती गांव के आसपास के 10 थाने की पुलिस फोर्स वहां आ जाती है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम इस घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू करती है, और शुरुआती जांच में लोगों ने जब शबनम से पूरे मामले को समझना चाहा तो शबनम कहती है कि वो छत पे सो रही थी। तभी उसे कुछ खटपट की आवाज़ आई
और जब वो नीचे आई आवाज़ सुनकर तो उसने देखा कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लिए इधर उधर भाग रहे हैं। शबनम के मुताबिक शायद वो लुटेरे हो सकते हैं जो घर में लूटने की नीयत से घुसे थे। शबनम के इस बयान के बाद ये खबर पूरे देश में फैल जाती है कि डकैतों ने शौकत अली के घर में डाका डालने के दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी है। इस घटना के समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती। घटना की जानकारी होते ही मायावती तुरंत परिवार में इकलौती बच्ची शबनम को 5 लाख रुपए के तौर देने का ऐलान करते हैं। साथ ही ये भी ऐलान किया जाता है कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मायावती के इस बयान के बावजूद हंगामा शांत नहीं होता, बल्कि विपक्षी पार्टियां इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाते हुए मायावती को घेरना शुरू कर देती हैं। हालत की गंभीरता को समझते हुए मायावती भी खुद को अमरोहा आने से नहीं रोक पाती और अगले ही दिन हेलीकॉप्टर से वो खुद ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है। यहाँ पर मायावती शबनम को भरोसा दिलाती है कि आरोपियों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसा कि मायावती ने पहले ही शबनम के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया था, इसलिए वो ये पैसे यहीं देना चाहती थी। मगर इस घटना की जांच कर रहे एक अधिकारी ने मायावती से रिक्वेस्ट की कि पहले सभी मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दी जाए, उसके बाद ही शबनम को मुआवजे के पैसे मिले। और इसके बाद जांच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता पहले क्राइम सीन को अच्छे से मुआयना करते हैं और इसके बाद शबनम से इस घटना के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआती कुछ ही देर की पूछताछ के बाद आरती गुप्ता सवाल उठाते हैं कि जब घर के सभी लोग मारे गए तो शबनम अकेले कैसे बच गई, और इसका जवाब शबनम कहती है कि वो घर की छत पर थी और इसीलिए वो बच गई। मगर इस जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं होते और साथ ही जो शबनम का छत पर बिस्तर होता है उस पर भी किसी तरीके की कोई सिलवट नहीं होती और इस वजह से भी अधिकारियों के मन में शबनम के प्रति संदेह पैदा हो जाता है। फिर भी मामला इतना सेंसिटिव था कि उन्होंने शबनम के खिलाफ कुछ भी बोलना उस समय ज़रूरी नहीं समझा और जांच जारी रखी। सबसे पहले सभी लाशों का पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम सभी शव का पोस्टमार्टम करती है और पोस्टमार्टम के मुताबिक मरने वाले किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं किया था। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि हमला होने से पहले सभी लोग या तो सो रहे थे या फिर बेहोश थे। इन लोगों को बेहोश तो नहीं किया गया, इस बात को कंफर्म करने के लिए आगे जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं और बहुत ही जल्द बायोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है। और बायोप्सी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले व्यक्तियों के शरीर में जहर के अवशेष पाए गए थे। मरने वालों के शरीर में जहर का मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि मरने से पहले इन सभी को जहर दिया गया और उसके बाद बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। मगर ऐसा किया किसने? अब इस सवाल का सटीक जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो घर में बची हुई इकलौती बेटी शबनम थी। और अगर शबनम को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। इसलिए पुलिस वाले सावधानी से अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शबनम के कॉल रिकॉर्ड्स को निकलवाते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है, क्योंकि शबनम ने घटना वाली रात एक नंबर पर लगभग 52 बार कॉल किया था। पुलिस उस दूसरे नंबर की जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि वो नंबर सलीम का है। अब सलीम की तफ्तीश भी शुरू हुई और इधर शबनम से भी पूछताछ शुरू होता है। शुरुआती जांच में शबनम ने बताया कि कोई व्यक्ति छत के जारी घर में आया था छत के जरिए और उसने घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। मगर शुरुआती जांच में ही शबनम की ये बात झूठी साबित होती है, क्योंकि जांच में सामने आता है कि जो छत सीधी जाती थी उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। ऊपर से छत से ज़मीन की ऊंचाई लगभग 14 फीट थी और दीवार पूरी तरीके से प्लास्टर किया हुआ था और ऐसे में 14 फीट की दीवार को बांध कर छत तक जाना बिना किसी साधन के किसी के लिए संभव भी नहीं था। लोगों ने शक जताया कि शायद बदमाश बाहर से सीढ़ी लगाकर छत के अंदर गए होंगे,
मगर कुछ ही देर की जांच के बाद इस दावे को भी खारिज कर दिया जाता है कि वहां पर किसी तरीके की कोई सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया था। अब तक की पूछताछ में यही निकल कर आया कि शबनम जो भी बता रही है वो सब झूठा साबित हो रहा है। ऐसे में अगर पुलिस चाहती तो तुरंत शबनम के साथ सख्ती करके उस पर एक्शन ले सकती थी, मगर मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस वाले कोई भी एक्शन लेने से पहले सबूत जुटाना चाहते थे। अभी पुलिस जांच में लगी हुई थी कि पुलिस को एक मुखबिर जानकारी देता है कि अगर आप इस मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं तो सलीम को उठा लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस मामले में पहले भी सलीम का नाम तब आया था जब पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल्स निकाली थी, और ये दूसरा मौका था जब किसी ने सलीम का नाम लिया, और इसलिए सलीम से पूछताछ शुरू होती है। वैसे तो सलीम से घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी, मगर कुछ भी संदिग्ध न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। मगर जब एक बार मुखबिर ने तथा कॉल डिटेल ने कुछ संकेत दिए तो फिर से 17 अप्रैल को सलीम को पूछताछ के लिए बुलाया गया, और इस बार भी सलीम इधर उधर की कहानी सुनाता रहा। मगर जब पुलिस वाले शक्ति पर आ जाते हैं तो सलीम की हालत खराब होने लगती है, और फिर वो एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाता है जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सलीम बताता है कि वो सभी हत्या हमने ही की है। सबूत के तौर पर सलीम पुलिस वालों को कुल्हाड़ी भी देता है जिसका इस्तेमाल करके उसने लोगों की हत्या की थी। मगर सलीम ने ऐसा किया क्यों? तो जवाब में सलीम कहता है कि उसने ये सब कुछ शबनम के कहने पर किया। शबनम का नाम आते ही एक बार फिर से उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, और पुलिस ने जब शबनम को सलीम के दावों के बारे में बताया तो कहने लगी कि वो सलीम को तो जानती ही नहीं है और उसने सलीम को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। इस पर पुलिस वालों ने कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शबनम से सवाल किया कि जब तुम सलीम को जानती ही नहीं हो तो फिर घटना वाली रात सलीम के नंबर पर तुमने इतनी बार कॉल क्यों किया? तो इस पर शबनम कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाती। शबनम अब कुछ भी सच कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी कारण पुलिस वालों ने अब शबनम और सलीम का आमना सामने करवाने का फैसला किया, और यहाँ भी शबनम अलग सुनाती रहती है कहानी। इस पर सलीम शबनम से कहता है कि मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया है, बेहतर है कि तुम भी सब कुछ कबूल कर लो। सलीम की ये बातें सुनकर शबनम अचानक से दहाड़े मारकर रोने लगती है, और फिर आखिरकार एक रूह कपा देने वाली सच्चाई को वो कबूल करती है। कई घंटों तक शबनम से पूछताछ होती है और फिर पुलिस की ओर से इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। पुलिस के मुताबिक के 7 लोगों की हत्या शबनम और सलीम के प्रेम का नतीजा था। हुआ कहानी कुछ यूँ थी। शबनम गांव के सबसे अमीर घराने की बेटी थी। शबनम के पिता शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, जबकि दूसरा छोटा भाई बैंक में नौकरी करने लगा था। शबनम खुद इंग्लिश और भूगोल विषय में एमए कर चुकी थी। घटना के समय शबनम बतौर शिक्षा मित्र स्कूल में जॉब भी कर रही थी, और शबनम के घर के ठीक बाहर एक लकड़ी कटाई का मिल था। सलीम इस मिल में काम किया करता था, और शबनम जब भी बाहर जाती थी तो उसकी नज़र अक्सर सलीम पर पड़ती। रोज़ आते जाते शबनम को सलीम अच्छा लगने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो सलीम से प्यार करने लगती है। मौका मिलते ही एक दिन वो सलीम से अपने प्यार का इजहार करती है, और लेकिन सलीम भी कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है। अब बीते समय के साथ शबनम और सलीम एक दूसरे को दिल और जान देने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी का मन बनाते हैं, मगर यहाँ कई तरह की दीवारें थी। एक तरफ शबनम का परिवार इलाके का सबसे इज्जतदार और पढ़ा लिखा घराना था, और शबनम खुद ही डबल एमए कर चुकी थी, और जबकि सलीम 5वीं फेल लकड़ी के मिल में काम करता था। इसके बावजूद शबनम ने घर पे बात करने का फैसला किया, और वो अपने पिता से भी कहती है कि वो सलीम से प्यार करती है और उससे शादी करेगी। शबनम की बातें सुनकर घर वाले शौक हो जाते हैं और उसको समझाना शुरू करते हैं, मगर शबनम थी कि किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं होता, और वो सलीम से शादी करने की जिद पे अड़ी रहती है। कई दिनों तक जिद का ये खेल चलता रहता है, और जब अंत में शबनम को ये लगता है कि परिवार वाले उसकी शादी सलीम से नहीं करवाएंगे,
तो वो सलीम से मिलती है और प्लान करती है कि अगर हम सभी लोगों को मार दें तो हम लोग शादी भी कर सकते हैं और फिर पिता की पूरी जायदाद हमारी मिल जाएगी। और इसी के बाद शबनम और सलीम मिलकर तय करते हैं कि वो जहर देकर सभी की हत्या कर देंगे। प्लान फाइनल होने के बाद सलीम बाजार से जहर लाकर शबनम को देता है और इसके बाद शबनम मौके की तलाश में लग जाती है। 14 अप्रैल 2008 का दिन वो इस घटना को अंजाम देने के लिए चुनती है। इस दिन शबनम के दोनों भाई घर से बाहर किसी काम से गए थे, मगर बड़े प्यार से शबनम उनको कॉल करके अपने भाइयों को कहती है कि आज आप कहीं बाहर मत जाओ, बल्कि रात में हमारे साथ ही खाना खाओ। अब बहन ने इतने प्यार से भाइयों को बुलाया था तो भाई कैसे मना कर सकते थे, और इसीलिए दोनों भाई घर वापस आ जाते हैं। रात में शबनम अपनी मौसेरी बहन राबिया के साथ मिलकर खाना बनाती है और बड़े प्यार से सभी को खिलाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग उठ जाते हैं। तभी शबनम पूछती है कि कौन चाय पिएगा, तो चाय का नाम सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हम सभी चाय पिएंगे। इतना सुनने के बाद शबनम किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद चुपके से वो कुछ दिनों पहले सलीम द्वारा दिया गया जहर चाय में मिला देती है और परिवार के सभी सदस्यों को भी पिला देती है। चाय पीने के बाद सभी की तबीयत खराब होने लगती है और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और जहर के असर से सभी बिल्कुल खामोश पड़ जाते हैं। संभवतः सभी लोग मर चुके थे, मगर शबनम को तसल्ली नहीं होती और वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड सलीम को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि इन सभी को कुल्हाड़ी से मारकर ख़त्म कर दो ताकि इसे लूटपाट का रंग दे दिया जा सके। शबनम के कहने के बाद शबनम और सलीम मिलकर एक के बाद एक सभी लोगों के गले पर कुल्हाड़ी से वार करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। अब 6 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद सलीम शबनम के घर से निकलकर चुपके से चला जाता है। अभी सलीम को गए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी शबनम फिर से सलीम को कॉल करती है और कहती है कि वापस आ जाओ, क्योंकि अभी भी भतीजा अर्श जिंदा है और जिसकी उम्र सिर्फ 10 महीने थी। इस पर सलीम कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा और उसको तुम ही मार दो। इसके बाद शबनम फ़ोन काट देती है और अपने हाथों से 10 महीने के भतीजे का गला दबा के रखती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। शबनम कुल्हाड़ी के बाद आधिकारिक तौर पर शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों पर हत्या समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामला चलाया जाता है। मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में शुरू होती है और यहाँ लंबी कहासुनी के बाद शबनम और सलीम को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। इस सज़ा के खिलाफ दोनों हाई कोर्ट में अपील करते हैं, मगर वहाँ से भी उनके फैंस को उनकी फांसी की सज़ा बरकरार रहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट अभी निचली अदालत के फैसले को ही सही बताती है। और जब अदालतों से शबनम और सलीम को कोई राहत नहीं मिलती तो शबनम राष्ट्रपति से लेकर अब के गवर्नर तक मर्सी पिटीशन करती है, मगर कहानी से कहीं से भी शबनम को कोई भी राहत नहीं मिलती। और 2021 में सभी जगह से मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में शबनम पहली ऐसी औरत होगी जिसे कि फांसी दी जाएगी, क्योंकि जेल में फांसी देने की तैयारी शुरू भी हो गई थी। मगर तभी शबनम ने एक बार फिर से रहम की भीख मांगते हुए उत्तर प्रदेश के गवर्नर के सामने मर्सी पिटीशन दायर कर दी, और जिस गवर्नर ने अपने सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया। शबनम की इस पिटीशन पर अब तक तो सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं आया है और इसी कारण आज भी शबनम फांसी की सज़ा के इंतज़ार में रामपुर के जेल में बंद है। वहीं शबनम का आशिक सलीम प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है, अपनी सज़ा काट रहा है। इस पूरे मामले में एक और चौंका देने वाला खुलासा है कि 2008 में जब शबनम को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था, तो मेडिकल जांच में पता चलता है कि शबनम 2 महीने की गर्भवती है। दरअसल जब शबनम और सलीम का प्रेम 7वें आसमान पर था, तभी दोनों ने फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे और जेल में रहते हुए ही शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। 6 साल तक शबनम का वो बेटा जेल में ही रहता है, लेकिन उसके बाद शबनम के कॉलेज के दिनों का एक दोस्त
सैफी शबनम नाम तो आपने सुना ही होगा। उनका बहुत ही बड़ा एक क्राइम चैनल है उस्मान सैफी सफ़र। उन्होंने उस बेटे को गोद ले लिया। दरअसल उस्मान सैफी उसी कॉलेज में पढ़ाई करते थे जहां शबनम पढ़ाती थी। सैफी के मुताबिक शबनम अक्सर बच्चों के कॉलेज में मदद किया करती थी और एक बार उस्मान सैफी के पास पैसे नहीं थे और उसकी पढ़ाई छूटने के कगार पे थी। क्योंकि सैफी को पता था कि शबनम हर किसी की मदद करती है, तो इसी उम्मीद में वो शबनम से मदद मांगने गई और शबनम ने उसकी फ़ीस भी भर दी थी। और इसी एहसान का कर्जा चुकाने के लिए शबनम के बेटे को सैफी ने गोद ले लिया और आज भी शबनम के बेटे को उस्मान सैफी ही अपने बच्चों के जैसे पाल रहे हैं। फिलहाल शबनम की उस बेटे की उम्र 15 से 18 साल हो चुकी है। शबनम के इस बेटे ने भी सरकार से मां की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदलने की अपील की है। अब देखने वाली बात तो ये है कि आने वाले समय में शबनम के मामले में सरकार और अदालत क्या फैसला लेती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद शबनम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपकी नज़र में, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई